नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो क्या आतंक का नया चेहरा है? क्या आतंक का चेहरा बदल चुका है? क्या अब आतंकी हमारे इर्द गिर्द हर पल घूमते रहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जहन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के ओरलैंडो में जो घटना हुई है उसने साफ तौर पे जहन में ये सवाल ला दिया है कि वाकई क्या अब आतंक का चेहरा बदल चुका है। जरा गौर करिए, पिछले दशकों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आतंकवादी हमला किया करते थे, बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, एक देश से दूसरे देश में घुसपैठ होती थी और उसके बाद हमलों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब पैटर्न किस तरह बदला है? इन्हीं आतंकियों के आकाओं ने सबसे आसान युवाओं को पकड़ा और युवाओं की ब्रेन मैपिंग की जा रही है आधुनिक सोशल मीडिया के जरिए, आधुनिक सोशल साइट्स के जरिए, आधुनिक उन तमाम संपर्क के जरिए जो सीधे तौर पर इन युवाओं को बरगलाने में अहम साबित हो रही है। ऐसे में चुनौती बड़ी है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे और किस तरीके से ये चुनौती दिन पर दिन हमारे पल पल पर काबिज होती जा रही है, उसे इस रिपोर्ट में देखते हैं। गिरगिट की तरह आतंक अपना चेहरा बदल चुका है। हम बात तालिबान के बाद अलकायदा और उसके बाद आईएसआईएस की नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह आतंक की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, उससे दहशत फैलाने का एक नया रिवाज सामने आ रहा है। दुनिया में कहीं भी कुछ साल पहले की आतंकी वारदातों पर गौर करिए। अक्सर ही ट्रेनिंग के लिए आतंकी एक देश से दूसरे देश जाकर दहशत के धमाके करते थे, लेकिन हालिया एक नया चक्र सामने ला रही है। अब सरहद पार कर आतंकी किसी देश में नहीं घुस रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया और संपर्क के आधुनिक तरीकों से देश के आम नौजवानों को ही फिदायीन बना दिया जाता है। अमेरिका के ओरलैंडो की हालिया वारदात इसका जीता जागता उदाहरण है। अफगानिस्तान मूल का एक अमेरिकी नागरिक उमर मतीन सिद्दीकी एक दिन अचानक हथियार उठाता है और क्लब में 50 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। लेकिन क्या मतीन ने यह सब अचानक कर दिया? जैसा कि उसके पिता कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी था और अनैतिक संबंधों को देखकर आपा खो बैठता था। सबूत इससे साफ इनकार कर रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों को सालों पहले से उस पर चरमपंथ में शामिल होने का शक था, लेकिन बगैर सबूत और जांच एजेंसियों की लापरवाही से वो बच निकला। अपने साथियों में उमर मतीन का रवैया हमेशा चरमपंथियों की तरफदारी का रहा। इस्लाम की कट्टर विचारधारा एलजीबीटी संबंधों को न केवल हिकारत की नजर से देखते हैं, बल्कि उन्हें बेरहम मौत की वकालत करती है। मारे गए कट्टरपंथी ने साल 2014 में मनीर महमूद अबू सालेह से संबंध की बात कही थी। ये तमाम पहलू साफ कर रहे हैं मीडिया के अलग अलग जरियों से आतंकियों की सोच से कनेक्शन की वजह से उमर मतीन का दिमाग पूरी तरह नफरत की गिरफ्त में आ चुका था। हालांकि कहने को वो आम लोगों के बीच में रहता था, लेकिन दिमागी तौर पर वो खूंखार दहशतगर्द बन चुका था। नतीजा ये हुआ कि उसने अमेरिका में 9/11 के बाद सबसे बड़ी आतंकी की वारदात को अंजाम दे दिया। इससे पहले भी यूएस में आम मुसलमान दूर बैठे आतंकियों की सोच से इस कदर प्रभावित हुए, या यूं कहें उनका इस कदर ब्रेन वॉश हुआ कि अंजाम में वो खुद तो मरे ही, लेकिन उससे पहले आतंक की बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन अब इसी तरीके पर जोर दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया का कोई भी कोना दूर नहीं है। खासकर युवा सोशल मीडिया और आतंक से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भारत में भी जांच एजेंसियों ने कई ऐसे नौजवानों को पकड़ा है जो सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के फैलाए मानसिक जहर का शिकार बने। इसके लिए उन्होंने इराक या सीरिया में जाकर कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मजहब, अपने लोगों पर जुल्म, अल्लाह का आदेश और इनके साथ आधुनिक हथियारों का कॉकटेल यूथ के ब्रेन को अपने वश में कर लेता है और फिर बंधक बने उनके दिमाग से आतंकवादी चाहे जैसी भी दहशतगर्दी
करवा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्क आतंक के नए चेहरे के सामने मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अपने ही अपनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये आतंक की नई नस्ल है, ये वो युवा जिहादी हैं जिनको बरगलाया जाता है धर्म के नाम पर, और इस बरगलाने में सबसे बड़ा हथियार बनता है आज की आधुनिक तकनीक। लेकिन इन सब के बीच ये भी सवाल उठता है कि क्या इस तकनीक की वजह से ही, सिर्फ और सिर्फ तकनीकी के बढ़ावे की वजह से ही ये युवा इस तरह से आतंकवादियों के चपेट में आ जाते हैं, या फिर कोई और वजह भी है जो इन युवाओं को अपने जाल में फांस लेती है। हम इस मसले पर बात करें उससे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर अमेरिका के ओरलैंडो में उस रात हुआ क्या था। अमेरिका के ऑरलैंडो में पल्स एलजीबीटी नाइट क्लब में हुई फायरिंग में 53 लोग मारे गए। इस आतंकी हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस ने बाद में हमलावर को गोली मार दी। 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के अटैक के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 11 सितंबर 2011 के इस हमले में 3000 लोगों की मौत हुई थी। ISIS ने कहा है कि हमलावर उसी का आतंकी था। गनमैन की पहचान 29 साल की उमर मतीन के तौर पर हुई। वो अफगानिस्तान मूल का US सिटीजन था। उमर मतीन एक्सप्लोसिव से भरी हुई जैकेट पहनकर क्लब में घुसा था। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में LGBT कम्युनिटी का पॉपुलर नाइट क्लब है। पल्स LGBT कम्युनिटी इस क्लब में प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ पार्टी चल रही थी जब देर रात 2 बजे एक आतंकी घुसा और उसने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। 100 से ज्यादा लोग क्लब में मौजूद थे। उस वक्त वे अमेरिकी लैटिन धुनों पर नाच गा रहे थे। हमलावर की पहचान उमर मतीन के तौर पर हुई है। 29 साल का हमलावर उमर अफगानिस्तान मूल का US सिटीजन था। हमले से ठीक पहले उसने US के इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल किया कि वो ISIS से जुड़ा है और हमला करने जा रहा है। हालांकि मतीन के पिता सिद्दीकी ने कहा है कि इस हमले का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतीन जब देखता था कि 2 मेल एक दूसरे को किस कर रहे हैं तो वह बहुत गुस्से में आ जाता था। हमलावर से अलग हो चुकी उसकी पत्नी ने कहा है कि मतीन मेंटली स्टेबल नहीं था, वह बहुत गुस्सैल था और मारपीट भी करता था। मतीन AR-15 असॉल्ट राइफल और एक्सप्लोसिव से भरी जैकेट पहनकर क्लब में घुसा। उसने शुरुआती फायरिंग के बाद 30 लोगों को बंधक बना लिया। 3 घंटे तक उसने लोगों को बंधक बनाए रखा। शुरुआत में 9 पुलिस अफसर इस हमले से निपटने के लिए पहुंचे थे। सुबह 5 बजे फैसला किया गया कि स्वाट टीम को क्लब के अंदर भेजा जाएगा। पुलिस ने पहले धमाका किया जिससे हमलावर का ध्यान बंधकों से हटा। पुलिस ने 30 लोगों को सेफ निकाला। हमलावर ने भी फायरिंग की जो एक पुलिस अफसर के सिर में लगी, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से वह बच गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हमलावर उमर मतीन की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट की मैगजीन अमक की तरफ से जारी बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में ऑरलैंडो सिटी में गे नाइट क्लब को निशाना बनाकर किए गए हमले को ISIS ने अंजाम दिया था। ISIS समर्थक एक ग्रुप ने एक दिन पहले ही अमेरिका में 8000 लोगों को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि वह फ्लोरिडा में 600 लोगों की जान लेगा। FBI के स्पोकपर्सन ने कहा है कि यह आतंकी हमला है। मतीन का नाम 2013 और 2014 में अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट में आया था। शक था कि उसके रिश्ते इस्लामिक कट्टरपंथियों से हैं। मतीन ने अपने कोवर्कर्स के साथ बातचीत में आतंकियों के साथ रिश्ते को लेकर कमेंट्स किए थे। FBI ने इस मामले में पूरी जांच की। गवाहों के बयान लिए गए और मतीन को सर्विलांस पर रखा गया। मतीन से भी 2 बार पूछताछ हुई, लेकिन उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला और बाद में उसे छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो उमर मतीन का ब्रेन वॉश किस तरीके से किया गया था इसे तो आपने जान लिया, लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना होगा कि ये तो सिर्फ एक उमर मतीन है। ऐसे ना जाने कितने उमर मतीन हमारे आसपास घूम रहे हैं। हमें उनका ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। बहरहाल, इस आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्या प्रतिक्रिया दी है उसे भी सुन लीजिए।
This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. The shooter targeted a nightclub where people came together to be with friends, to dance and to sing and to live. The place where they were attacked is more than a nightclub. It is a place of solidarity and empowerment where people have come together to raise awareness, to speak their minds, and to advocate for their civil rights. So this is a sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion, or sexual orientation, is an attack on all of us and on the fundamental values of equality and dignity that define us as a country. And no act of hate or terror will ever change who we are or the values that make us Americans. Today marks the most deadly shooting in American history. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault rifle. This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people in a school or in a house of worship or a movie theater or in a nightclub. And we have to decide if that's the kind of country we want to be. And to actively do nothing is a decision as well. As we go together, we will draw inspiration from heroic and selfless acts. Friends who helped friends, took care of each other, and saved lives. In the face of hate and violence, we will love one another. We will not give in to fear or turn against each other. Instead, we will stand united as Americans to protect our people and defend our nation and to take action against those who threaten us. May God bless the Americans we lost this morning. May He comfort their families. May God continue to watch over this country that we love. तो एक बात और भी है, बराक ओबामा इस पूरी घटना की निंदा तो करते हैं, लेकिन फिर भी इस्लामिक कट्टरपंथ आतंकवाद के नाम से बचने की कोशिश करते हैं, जिसे अब स्वीकार कर लेना चाहिए। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और ये खबर जब से आई है, ओरलैंडो की खबर जब से हम देख रहे हैं, एक सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि क्या वाकई आप मानते हैं कि आतंकवाद का चेहरा और आतंकियों का चेहरा बदल चुका है? एक वक्त था जब बाकायदा ट्रेनिंग एक देश में होती थी, फिर दूसरे देश में घुसते थे और तब दहशत को अंजाम देते थे, लेकिन अब तो हमारे खुद उसी देश के अंदर खुद अपनों में ही कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जिन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है और वो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो आप मान रहे हैं कि अब चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है? सही बात है। इनका जो मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो बिल्कुल अलग हो गया है। पहले आतंकवादी बाहर से आकर के दूसरे देश से और दूसरे देश में जाके आतंकवाद करते थे। उसके बाद आतंकवादी उसी देश में अपना स्लीपर सेल भेज के वहां पर एक्टिविटी करते थे। तीसरा हुआ कि वहां के नागरिकों को अपने ट्रेनर भेजते थे और अपने प्लानर भेजते थे, फिर उनसे कराते थे। अब कुछ नहीं भेजते हैं, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया पर लोगों को तैयार करते हैं और उनसे ये दहशतगर्दी कराते हैं। तो ये जो सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं इस्लामिक टेररिस्ट, वो बड़ा घातक है और इससे बहुत ही होशियार रहना है, पर्टिकुलरली ऐसे देश को जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो, क्योंकि मुस्लिम दहशतगर्द ये इससे ज्यादा निर्माण इनका हो रहा है, ये ज्यादा इसमें पनप रहे हैं और ज्यादा ये लोग ISIS में शामिल हो रहे हैं। जी, अब ये मान लेना चाहिए कि भले ही बराक ओबामा उस शब्द का इस्तेमाल करें नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक इस्लामिक आतंकवादी है। इस शब्द को अब मान्यता दे देनी चाहिए, वक्त आ गया है। लाउडी, आप बिल्कुल नहीं समझ रही हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि वहां पर नवंबर में इलेक्शन है और वहां पर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका है कि इस्लामिक टेररिस्टों को मैं यहाँ पर नहीं आने दूंगा और ये मुस्लिम पॉपुलेशन
इस पर हम चेक लगाएंगे। तो ओबामा के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ है ऐसी बात कहना। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बराक ओबामा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये वक्त आ गया है कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये इस्लामिक टेररिज्म ही है। डॉक्टर रोमा भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर रोमा, आपने देखा ऑर्लैंडो की खबर जो आई है, आपने जरूर देखा होगा। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो चार्ली एब्दो पर जो हमला हुआ था फ्रांस में, कुछ ऐसा ही हमला हुआ था। दोनों ही हमलों में हमने देखा है कि युवा का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, युवाओं को इजीली हथियार बनाया जा रहा है। तो ये ब्रेन वॉश का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आखिर इतनी जल्दी इन पर असर कैसे पड़ जाता है? ऐसा होता है कि जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचती है सबके पास, और हम उन्हीं को टारगेट करते हैं जो कि अपने कौम को बचाना चाहते हैं, जिन पे एक पर्सनालिटी पैटर्न होता है, जिनकी सोच ऐसी होती है और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वो, तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है और उनसे फिर इस तरह के काम कराए जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज, एक सेंटेंस मैं बोलूंगी जिससे कि सबका माइंड उसी चीज पे असर आता है। जैसे कि आप जो भी अपने माइंड को समझाएंगे या जो भी अपने माइंड को आप सिखाएंगे, कुछ समय बाद आपका दिमाग वही चीज विश्वास करने लग जाएगा। तो अगर आपको बार बार यही जताया जाए या यही बताया जाए कि आपकी कौम डेंजर में है और आपका जो रिलीजन है वो मतलब आपको सिखाता है कि आपने अपने कौम को बचाना है, तो आपसे वही काम कराया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर रोमा, यहाँ पर आप से एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि बीते दिनों फॉरेन कंट्रीज़ में भी कुछ युवाओं को पकड़ा गया। हमारे देश में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत में भी कई ऐसे युवाओं को पकड़ा गया जिनका संबंध ISIS से निकल रहा था। वो कहीं ना कहीं से सोशल साइट्स पर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ सख्ती नहीं बरती गई, उनके साथ नरमी बरती गई, उन्हें समझाने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि ये जो राह है वो ज़्यादा कारगर साबित होगी सख्ती के बजाय अगर नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की जाए? मैं इसमें कहूंगी कि दोनों चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, नरमी और सख्ती दोनों चीजें होनी चाहिए, और इन पे मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की काउंसलिंग इन लोगों के साथ में करी जानी चाहिए, और इन पे नजर रखनी चाहिए कि ये आगे आगे कैसे कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, क्या इनका सोच है और किस तरह से ये प्रभावित होते हैं। तो सिर्फ नरमी से काम नहीं चलेगा, इन पे काफी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बीडी मिश्रा जी के पास मैं जाना चाहूँगी। बीडी मिश्रा जी, एक सवाल बहुत लाजमी है इस समय समझने के लिए कि आज जो अमेरिका में हो रहा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। कैराना की खबर इन दिनों सबसे ज़्यादा उछल रही है। ऐसे ही अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं। फिर अगर हम दशकों पुरानी बात अगर कर लें तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ था कुछ वैसा ही हाल था। तो इस तरीके की जो प्रकरण हमारे साथ देश के अंदर घटित हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब देश में भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसे बदलने की जरूरत आन पड़ी है? देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, जैसा कि आज अमेरिका में हुआ है और जो कैराना में हो रहा है या जो कश्मीर में हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो कैराना में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो डिसाइडेडली एक बड़ी साजिश थी कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। और जो अमेरिका में हुआ है वो आतंकवाद हुआ है। वहां पर इकट्ठा हुए थे तमाम लोग और एक आतंकवादी आके उनको गोली मार दिया। वो जो आतंकवाद की घटना है वो किसी समाज या देश के लिए उतना घातक नहीं है जितना कि यह साजिश कि यहाँ से जो नॉन बिलीवर हैं, जो काफिर हैं, उनको यहाँ से भगा दो, पूरी जमीन हड़प लो। ये और भी डेंजरस है। और इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी सरकार बनाए या समाज बनाए, ये बहुत लेट है। ये तो पहले ही बन जाना चाहिए जब कश्मीर से पंडित भगाए गए, लेकिन राजनीति में वोट बैंक के चक्कर में यह नहीं हुआ। लेकिन आज इसकी आवश्यकता है, यह होना चाहिए। ये नहीं होगा तो हर जगह से हिंदू भगाए जाएंगे जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगी।
ठीक है, तो बीडी मिश्रा जी, यहाँ पर एक चीज़ और, क्योंकि आप खास तौर से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है, इंटेलिजेंस इनपुट? क्योंकि अगर हम उमर मतीन की बात करते हैं तो उमर मतीन पर 2013-2014 से नज़र ज़रूर थी, कई ऐसे वाक़े हुए हैं जिसकी वजह से उस पर शक हुआ है, लेकिन सबूत नहीं जुटा पाए वहाँ के एक्सपर्ट्स, और इसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा था। कुछ ऐसा ही हाल भारत में भी हो जाता है अक्सर, हमारे पास एविडेंस नहीं होते हैं, कई बार एविडेंस बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं, ऐसी स्थिति से हम कैसे पार पाएंगे? इसमें इंटेलिजेंस की बात कहाँ आती है, इसमें सबूत की बात कहाँ आती है? कैराना में जो हो रहा है, नहीं, हम कैराना से नहीं पता कॉमनली है। ले रहे हैं, हम इसमें, मैं से आपको कॉमनली समझना चाह रही हूँ, पर्टिकुलरली कैराना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमनली अगर इस बात को आपसे समझना चाहूँ तो। नहीं, देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, जैसे कि वहाँ के पुलिस ने कहा ऑरलैंडो के कि हमको यह नहीं विश्वास था कि ऐसा होगा। मैं उनको ब्लेम करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब स्टूडेंट, छोटे बच्चे स्कूल में जाके 8-9 बच्चों को मार देते हैं, तो कोई दूसरा गन लेके क्यों नहीं आके मार देगा? ये तो उनकी निहायत लापरवाही है। जैसा कि बेल्जियम में हुआ, वही यहाँ पर भी हुआ। बेल्जियम को भी वार्निंग थी। डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग हराना चाहते हैं, इसलिए इसका कोई वो कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वहां पर इलेक्शन है, और इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ही स्ट्रांग नेक एंड नेक जा रहा है। पूरे गवर्नमेंट का यही एफर्ट है सीधे तौर पर वोट बैंक की वजह से इस तरीके की चीजों को अपने तरह से मोल्ड कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर अब भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन चुनौती को शायद लोग समझ नहीं पाते। डॉक्टर रोमा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि ऐसा देखा गया है, भारत की अगर बात करें तो पिछले दिनों जो भी ISIS से जिन लोगों के का कनेक्शन निकला है, जो लोग इसके तरफ झुकाव था जिनका, वो ज्यादातर साउथ इंडिया से आ रहे थे। कहा जाता है कि वहां के लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इवन मेडिकल की एक स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं से ISIS के लिए के साथ इन्वॉल्व हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसके प्रति क्यों झुक रहे हैं? ये इस वजह को ढूंढने की जरूरत है। मैं इसमें ज्यादा वो हामी नहीं भरूंगी कि सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही ऐसा काम करते हैं। शायद ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो चीजों को दूर तक समझने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वही लोग प्रभावित होते हैं जो मतलब बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो, और वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि उनको बहुत तरह की इम्पोर्टेंस मिले और बहुत तरह की अटेंशन मिले। इस तरह के काम वो वही करते हैं लोग, और उनका एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी पैटर्न होता है, वो पर्सनालिटी के कारण इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। चलिए, ये एक बड़ा खतरा है, और इस खतरे को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, और उस समझ के साथ इसी खतरे की चुनौती से निपटने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। बहरहाल, इस बुलेटिन को यही खत्म करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय।